समास। समास समास क्या है? समास शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे कि समास है क्या, तो समास वैसे भी आप देख रहे हो, समास जो है दो पदों को मिलाकर बना है, सम और आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है पास। सम का मतलब होता है पास, और आस का क्या अर्थ होता है? रखना। आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पास रखना। इसका अर्थ बना जाकर के, समास का अर्थ बना जाके पास रखना। यानी कि जब एक पद अपने एक से अधिक अन्य और पदों को अपने पास में रखे, या एक पद के साथ बाद अनेक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, इन सभी को मिला करके जब एक नया पद बनता है, वो समास कहलाता है। दो चीजें समझ लीजिएगा, जब एक से अधिक पदों को मिला करके एक पद बनता है तो समास हो जाता है। और इसके साथ एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं विग्रह। विग्रह का क्या मतलब होता है? हाँ, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब अलग करना। जब किसी एक पद को अलग अलग भागों में अलग किया जाता है, सार्थक रूप में उसको अलग अलग किया जाता है, अपनी वो संपूर्ण विभक्तियों को अपने पास जोड़ करके, वो विग्रह कहलाता है। अब समास और विग्रह का मतलब समझ गए। किसी एक से अधिक पदों को जोड़कर एक पद बनाना। अब समास के कई अर्थ हैं। समास का मतलब होता है पास में रखना, समास का मतलब होता है कि एकीकरण करना, समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में लिखना, समास का मतलब होता है कि संक्षेपीकरण करना। तो समास शब्द का कई अर्थ हैं। अब हम और दूसरी भाषा में पढ़ें कि किसी लंबी चौड़ी बात को कम शब्दों में कह देना भी समास कहलाता है। आप बड़ी बात ना कहकर छोटे में कह दीजिए, वो समास हो गया। और छोटी बात को खूब विस्तार करके बताइए, आप अलग अलग उसको करके बताइए आप, तो वो आपका विग्रह हो जाता है। यानी कि एक छोटे से शब्द को अलग अलग करना, विग्रह का मतलब वही होता है, विग्रहित करना, अलग करना, वो विग्रह कहलाता है। तो समास इसकी परिभाषा लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो इस प्रकार। समास एक से अधिक पदों को जोड़कर एक नया पद बनाना समास कहलाता है। एक से अधिक पदों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना, एक नया पद बनाना समास कहलाता है। या दूसरी भी परिभाषा है, दो या
2 से अधिक पदों के बीच विभक्तियों को हटाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को अलग कर दीजिए, योजक चिन्ह लगा हो, उन योजक चिन्हों को आप अलग कर दीजिए और एक नया शब्द बना लीजिए, उसको समास कहा जाता है। अब उसके बाद में विग्रह। अब एक चीज इसमें और जुड़ेगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदों की विभक्तियों को हटाकर एक नया शब्द बनता है उसे समास कहलाता है। परंतु जो शब्द बनता है, बने हुए उस शब्द को क्या कहा जाता है? विभक्तियों को हटा करके अलग अलग शब्दों के बीच के जो विभक्तियों को हम समाप्त करते हैं, विभक्तियों को समाप्त करने के बाद जो एक नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? विभक्तियों को विलुप्त करने के बाद जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको समस्त पद कहा जाता है। विभक्तियों को हटाकर बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। उसके बाद विग्रह। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। अलग करना अर्थात जब हम 2 पदों को अलग करें तो जिस प्रक्रिया से हम लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया से अर्थात जिस प्रक्रिया से समस्त जिस प्रक्रिया से समस्त पद के सभी पदों को अलग किया जाता है। अलग किया जाता है वह विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना और समास का मतलब होता है जोड़ना। एक से अधिक पदों को या
दो या दो से अधिक पदों को एक में जोड़ना समास कहलाता है, और बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है, और उसको अलग करना विग्रह कहलाता है। अब हिंदी में आपके कोर्स के अनुसार अब समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास जो है वो प्रमुख रूप से 6 प्रकार के बताए गए हैं। समास, समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 4 प्रकार के दिए गए हैं। वो 6 प्रकार के समास ऐसे हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, और छठा है तत्पुरुष समास। ये समास 6 प्रकार के हैं, परंतु कक्षा 12 में ये 6 प्रकार पढ़े जाते हैं साहित्य हिंदी में, और सामान्य हिंदी वालों के लिए समास नहीं पढ़ना होता है। और कक्षा 10 के कोर्स के अनुसार आपके 4 समास होते हैं, आपको 4 समास पढ़ना रहता है। अब इसमें पहला समास है आपका द्विगु समास। बताएं, पहला समास आपका द्विगु समास है। द्विगु समास को समझना बड़ा आसान है। अगर सूत्र के अनुसार समझा चाहें आप, तो सूत्र से भी इसको हम समझ सकते हैं। इसका सूत्र एक होता है, सूत्र है इसका संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो दिगु, ये द्विगु समास का सूत्र होता है। अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि द्विगु समास आपको समझने में कठिनाई नहीं आएगी। संख्या पूर्वो दिगु, अच्छा, समास में 2 पद माने जाते हैं। हम सामान्य रूप से पहला पद और दूसरा पद कहते हैं, पहला पद और दूसरा पद कहते हैं, लेकिन पहले पद को पूर्व पद भी कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद भी कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि कभी कभी पहला और दूसरा पद पूछ लेते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम द्वितीय तो होता ही है, लेकिन पूर्व पद उत्तर पद, तो आगे वाले को पूर्व पद कहा जाता है, पीछे वाले को उत्तर पद कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। अब जैसे ये सूत्र हमारा लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संख्या पूर्वो दिगु। संख्या का मतलब समझते हो? संख्या क्या मतलब होता है? संख्या का मतलब होता है गिनती। संख्या माने गिनती।
अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो द्विगु समास कहीं समझना ही नहीं है, तुरंत आप द्विगु समास देखते ही समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। और पूर्व माने होता है पहला। यानी कि कोई शब्द लिखा हो और उसके पहले क्या हो, गिनती। जैसे 4 दिन, 9 महीना, 9 रात, सब में गिनती लिखा नहीं लिखा पहले। तो कोई अगर समस्त पद मिले और उसके पूर्व में पहले संख्यावाची शब्द लिखा हो, गिनती लिखा हो, तो हमको तुरंत पकड़ लेना है कि ये द्विगु समास है। इसीलिए इस सूत्र को अगर समझ सके, याद कर सके तो याद कर लीजिए। संख्या पूर्वो द्विगु, किसी शब्द के पूर्व में यदि संख्या लिखी है तो वो द्विगु समास हो जाता है। तो इसको सूत्र भी समझ लीजिए और सूत्र समझने के साथ साथ इसको परिभाषित भी कर लीजिए। लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। जिस सामासिक पद के पूर्व में संख्यावाची शब्द होता है द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। जैसे चवन्नी, चवन्नी क्या है? और एक चीज और लिख लीजिए, 1 मिनट। एवं इसके विग्रह में समूह शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है। समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके विग्रह में प्रायः समूह शब्द का प्रायः प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द है तो उसके विग्रह में प्रायः शब्द का जरूर प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक पद आप रख दीजिए, समस्त पद। समस्त पद और विग्रह, आपको कोई एक समस्त पद दिया जाए। जैसे अभी हमने कहा चवन्नी, चवन्नी शब्द का अर्थ क्या होगा? चवन्नी शब्द का क्या अर्थ होगा? 4 आनों का समूह। 4 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। 4 आना किसको कहा जाता है? 25 पैसे। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? चवन्नी, यानी कि 4 आनों का समूह। चवन्नी का मतलब हुआ 4 आनों का समूह। अब देखिए पहला पद क्या है? चवन्नी, 4 संख्यावाची है कि नहीं? पहला पद संख्यावाची है कि नहीं है? पंचवटी,
अभी पंचवटी क्या है आपका समस्त पद है, तो पंच माने क्या होता है 5, और वटी का मतलब बरगद, वट, वट वृक्ष बरगद कहा जाता है। चाहे आप विग्राम में 5 वटों का समूह लिख लीजिए और चाहे 5 बरगदों का समूह लिख लीजिए, लेकिन शुद्ध तो होगा 5 वटों का समूह। पांच वटों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रि, 9 संख्यावाची है, 5 संख्यावाची है, चवन्नी संख्यावाची है 4, तो नवरात्रि का मतलब क्या हो गया 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। समझ में आ रहा? 9 रातों का, सबके सामने संख्यावाची शब्द आ रहा है। सप्ताह, सप्ताह का क्या मतलब हुआ सप्त, सप्त माने 7, तो सप्ताह किसको कहा जाता है 7 दिन को कहा जाता है। सप्ताह माने 7 दिन, तो यहां हो जाएगा 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ये आपका बहुब्री द्वंद्व समास है, नहीं द्विगु समास, ये आपका द्विगु समास है। इस प्रकार से चौमासा, चौमासा संभवतः इसी में से कोई आ भी सकता है। चौमासा, चौ माने 4 और मास माने क्या होता है महीना, मास माने महीना, तो 4 महीनों का समूह हो जाएगा, 4 महीनों का समूह। चार महीनों का समूह चौमासा कहलाता है। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व पद है, पहला पद, सब में क्या लिखा है संख्यावाची शब्द लिखा हुआ है, सब में संख्यावाची 4 5 9 7 4 9 कितना कुछ लिखा है। पूर्व पद क्या है संख्यावाची है और उत्तर पद आपका समूह शब्द को संबोधित कर रहा है। सब में देख लीजिए समूह लिखा है, लिखा है नहीं लिखा समूह। अभी परिभाषा में आपने लिखा है कि विग्रह करते समय अंत में समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विग्रह में समूह शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें संख्यावाची शब्द का। तो ये आपका कौन सा समास है द्विगु समास है। परिभाषा में जैसे अभी आपने लिखा कि संख्या पूर्वो दिगु, तो ये समझ गए। अब इसके बाद में दूसरा है आपका, दूसरे नंबर पर कौन से लिखा गया था द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दूसरा समास है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दूसरा समास आपका द्वंद्व है। अच्छा, द्वंद्व का मतलब समझते हैं? द्वंद्व का मतलब होता है कि एक से दूसरा, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा करना। अब बताइए झगड़ा कैसे करेंगे आप? कोई कारण होगा, एक के बाद कोई दूसरा होगा तभी तो झगड़ा करेंगे आप। दो होंगे तभी तो झगड़ा होगा। और द्वंद्व का दो भी होता है, द्वंद्व का मतलब झगड़ा भी करना होता है, यानी कि जहां पर दो लोग हों और दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हों, कोई किसी से कम ना हो, द्वंद्व का मतलब ये होता है। अब लिखिए परिभाषा में, जब किसी
समस्त पद में दो पद हों एवं दोनों पद प्रधान हो, दो पद हो दोनों पद प्रधान हो, वह दोनों पदों के बीच और शब्द छिपा हुआ हो। वह दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें 3-4 बातें मुख्य हैं। लिखा हुआ है जब किसी समस्त पद में दो पद हो, कम से कम 2 पद होना चाहिए, 2 से 3 भी हो जाते हैं, 3-4 कभी कभी, और द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं, 2 भेद और भी हैं। लिखा हुआ है जब किसी समस्त पद में 2 पद हो और दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का माने मुख्य, समान हो, बराबर हो, कोई किसी से कम ना हो, वह दोनों पदों के बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, और शब्द के साथ साथ दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। योजक का मतलब समझते हो? योजक का मतलब क्या होता है? कोई चिन्ह तो है, लेकिन योजक का काम क्या है? अगर योजक शब्द आपसे पूछे कि योजक शब्द का सरल अर्थ क्या होता है, योजक का काम क्या है, इसका काम क्या होता है? ये हिंदी में आपने विराम पढ़ा होगा। हिंदी में कितने विराम होते हैं? हिंदी में अगर आपने विराम पढ़ा हो तो हिंदी में कम से कम 16 विराम होते हैं। उन 16 विरामों में एक विराम आपका योजक चिन्ह भी होता है। योजक, इसका नाम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का काम क्या है? 2 पदों के बीच में लगकर दोनों पदों को जोड़ने का काम करता है, दोनों पदों के बीच में संबंध प्रकट करता है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा राम श्याम, बीच में ये लगा है। आपने देखा होगा दिन रात, बीच में ये लगा है। तो इसका मतलब है ये चिन्ह योजक जो दोनों पदों को जोड़ रहा है। योजक पदों का मतलब ये होता है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ हो दिन रात, तो समस्त पद में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन इसके बीच में छिपा, योजक चिन्ह के साथ साथ छिपा क्या है? और शब्द छिपा है। हम इसको अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? दिन और रात, दिन और रात कह सकते हैं, नहीं कह सकते? दिन रात के बीच में योजक, लेकिन जब विग्रह किया गया तो जो और शब्द छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। दिन और रात, राम श्याम, राम श्याम, राम और श्याम, ये आपका समस्त पद हो गया, ये आपका समस्त पद है। जब हमने विग्रह किया तो क्या हो गया? राम और श्याम हो गया।
राम और श्याम हो गया। उसके बाद में नर नारी, नर नारी, बीच में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन समस्त पद में जब हमने विग्रह किया क्या हो गया? नर और नारी। नर और नारी, नर और नारी। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये दोनों बहुत सरल हैं। इसका भी एक सूत्र है, हम अगर समझना चाहें तो इसको भी हम सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सूत्र है चा अर्थे द्वंद्वा। अब संस्कृत में और को क्या कहा जाता है? चा। चा माने और होता है संस्कृत में। चा माने और होता है। तो अगर चा शब्द किसी में छिपा है बीच में, या और शब्द बीच में छिपा है दो पदों के बीच में, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो इतने में ही सारी परिभाषाएं छिपी हुई हैं, अलग से कहीं कोई परिभाषा नहीं है। केवल इतना आप समझ लीजिए, चा अर्थे यानी कि और का अर्थ अगर निकलता हो तो द्वंद्व समास है। जैसे सब में देख लो, दिन और रात, राम और श्याम, नर और नारी, बालक और बालिका, माता और पिता, कहीं भी हो सकता है। चाचा और चाची, चाचा चाची, चाचा और चाची, भैया भाई और बहन, भैया बहन, भाई बहन। तो और शब्द अगर बीच में छिपा हुआ है। और देखिए, अब बड़ी बात तो ये है कि जैसे समास की परिभाषा में आपको बताया गया कि दो पद हो और दोनों प्रधान हो। दो पद हैं, दोनों प्रधान। देखो, दिन भी और रात भी, राम और श्याम, नर और नारी, ये दोनों संज्ञावाची हैं। ये दोनों शब्द संज्ञावाची भी हैं। पहली बात, दो पद हैं, दोनों संज्ञावाची हैं। दो पद हैं, दोनों समान हैं, दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो अब दोनों समास समझ गए ना? द्वंद्व समास और द्विगु समास, दोनों को समास। और तीसरे नंबर पर आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तीसरे तो बहुत इजी है समास है सच। तीसरे पे है। कोई बात नहीं, क्या करना है, कहीं कुछ भी हो, चार ही तो हमको पढ़ना है। यस। तो कर्मधारय समास है। अब एक चीज, पहले कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले हमको एक चीज बताओ आप लोग कि आपने कभी ये सुना है विशेषण विशेष से? विशेषण क्या है और विशेष क्या है? इसके बारे में कुछ बताओ तो। हैं? विशेषण क्या है और विशेष क्या है? उपमान और उपमेय, अभी हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था। उपमान और उपमेय, जिसकी तुलना जिससे की जाती है ना? लेकिन अब विशेषण और विशेष क्या है? बहुत सरल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। इसमें एक चीज और होता है, एक विशेषता होता है, एक क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषता होता है। विशेषण के आपने कभी नाम पढ़ा हो, क्रिया विशेषण। और विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता। सरल अर्थों में यह समझिए, विशेषण का मतलब विशेषता, विशेष का मतलब जिसकी विशेषता। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, मोहन सुंदर है।
मोहन सुंदर है। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन सुंदर है, तो मोहन की सुंदरता का वर्णन किया गया, बताया गया है, सुंदरता के बारे में बताया गया। तो यहाँ मोहन क्या है? मोहन आपका क्या है? विशेष है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। समझ गए? विशेषण का मतलब होता है कि किसी की विशेषता बताना, और विशेष का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताना। जैसे राधा बहुत सुंदर नृत्य करती है, कहा जाए एक वाक्य, राधा बहुत सुंदर नृत्य करती है। अब ये बदल गया थोड़ा इसमें। राधा क्या है? राधा क्या है? विशेष है। और नृत्य करती है, नृत्य करती क्या हो गया? विशेषण। लेकिन एक शब्द जोड़ दिया गया है, बहुत सुंदर नृत्य करती है। सुंदर क्या है? नृत्य करना विशेषण है, लेकिन इसमें जोड़ दिया गया बहुत सुंदर नृत्य करती है, तो क्रिया विशेषण हो गया। नृत्य करना क्रिया विशेषण, नृत्य करना क्रिया है, सुंदर तो विशेषण है ना उसका, सुंदर विशेषण है, लेकिन लिखा हुआ बहुत सुंदर नृत्य करती है, तो नाचना। जैसे मोहन दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या जुड़ गया? उसके दौड़ने की विशेषता जुड़ गई कि बहुत तेज दौड़ता है। तो विशेष विशेषण और क्रिया विशेषण, यदि किसी के कार्य की विशेषता का वर्णन किया जाए, किसी की विशेषता की जाए वो विशेषण हो गया, लेकिन किसी के कार्य की विशेषता की जाए तो जिस कार्य की विशेषता करते हैं वो क्रिया विशेषण हो जाता है, और जिसकी हम विशेषता करते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। दोनों बातें समझ गए ना? तीनों बातें। हम जो विशेषता करते हैं वो विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता करते हैं वो विशेष कहलाता है, और जब हम विशेष के कार्यों की विशेषता करते हैं तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ गए? तो कर्मधारय समास से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए कर्मधारय समास की परिभाषा देख लीजिए। कर्मधारय समास की परिभाषा को नोट कर लीजिए। जब किसी समस्त पद में समस्त पद का पूर्व पद, जिसको हम पहला पद भी कहते हैं, विशेषण, पूर्व पद विशेषण या उपमान, विशेषण या उपमान एवं दूसरा पद एवं उत्तर पद, विशेष या उपमेय,
होता है तो वह कर्म धारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। समास कहलाता है एवं इसके विग्रह करते समय है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। है और जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कर्मधारय समास के समस्त पद का जब विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने में है और जो शब्द का प्रयोग लगभग कर दिया जाता है, जिससे समझने में आसानी हो जाती है। जैसे समस्त पद है आपका अब अभी आपने पढ़ा कि पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष है। अब चाहे दूसरे पद को आप विशेष कह दीजिए या अगर आपके समझ में आ जाए तो आप संज्ञावाची कह दीजिए। दूसरा पद संज्ञावाची भी है और पहला पद विशेषण है। जैसे नीलकमल, नीलकमल, तो नील क्या है, विशेषण है। इसका अर्थ क्या होगा, नीला कमल। इसका अर्थ क्या होगा, नीला कमल। तो